आइए यार सेकेंड यूनिट की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 के ही सेकेंड यूनिट में हमें क्या बताया जाता है जी, इसमें कहा जाता है कीनीशियन थ्योरी के बारे में। तो देखो कीनीशियन थ्योरी बहुत प्यारी इनकम एंड डिटर्मिनेशन की कीनीशियन थ्योरी क्या कहती है, आइए जरा तेजी से पढ़ेंगे। मैं फिर से एक बार ही बता दूं कि बेटा ये जो क्लासेस हम ले रहे हैं, ये पूरी की पूरी जो सेशन है, ये पूरा का पूरा सेशन एक समरी, एक मैराथन, एक रिविजनरी सेशन है। ये इकलौता सब कुछ के लायक नहीं है, इसके सिवा बहुत सारे और क्वेश्चन है, बहुत सारे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कि आपको आप पे प्रिपेयर करने होंगे। मैं उनकी भी कुछ वीडियोस आपको दूंगा। और जो फॉर्मल क्लासेस है, जो कंप्लीट क्लासेस है, ये उनका सब्सटीट्यूट नहीं है, ये उनका सप्लीमेंट है। मतलब समझे आप, ये उनकी जगह पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, पर मेन क्लासेस के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी भी कोचिंग नहीं ली है, कहीं पे भी नहीं ली है, अफोर्ड नहीं कर सकते, या कोई भी दिक्कत है, तो उनके पास कम से कम कुछ बेस बिल्डिंग के लिए, स्टार्टिंग के लिए कुछ होना चाहिए। इसलिए ऐसी वीडियोस उनके काम की हैं, बहुत काम की हैं। तो सुनिए, पहले तो ये सवाल पूछ लिया उसने सबसे पहले, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन के बारे में बात किसने की थी? तो हम बता दें कि जॉन मेयर केन्स ने की थी, बहुत बढ़िया इकोनॉमिस्ट थे। टू सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, टू सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी में। पहले आपको ये बता दूं कि वैसे तो इकोनॉमी में, ध्यान दीजिएगा, 4 लोग हो सकते हैं। एक तो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड हम लोग जो हमारे घरों की बात है। फिर एक फर्म, फर्म मतलब जो बिजनेस, जैसे हमारा बिजनेस है, आपके पेरेंट्स का बिजनेस होगा, अभी तो आप बच्चे हैं तो आप बिजनेस शायद नहीं करते होंगे, तो एक हाउस होल्ड हो सकता है, एक फर्म हो सकता है। और इन सब के सिवा और क्या क्या हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल लो, गवर्नमेंट सेक्टर हो सकता है, और फिर एक फॉरेन एक्सटर्नल सेक्टर हो सकता है। एक्सटर्नल सेक्टर कहने का मतलब जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट आती है। तो ये 4 सेक्टर है। पहले हम पढ़ेंगे 2 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी, फिर 3 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी, फिर 4 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी। तो यानी इकोनॉमी के तीनों रूप पढ़ाए जाएंगे। पहले 2 सेक्टर की बात करते हैं। 2 सेक्टर में 2 ही लोग आते हैं, एक हाउस होल्ड और एक फर्म। हाउस होल्ड क्या करता है, जरा ध्यान से समझना। हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर इनपुट्स देता है बेटा, फैक्टर इनपुट्स देता है। फैक्टर इनपुट्स का मतलब हो गया, वो इन्हें देता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज बोल दो आप इसे, चाहे एंटरप्रेन्योर स्किल्स देता है। तो ये फैक्टर सर्विसेज है बेसिकली। ये चारों की चारों क्या है बेटे, फैक्टर सर्विसेज। इसके बदले में वो हमें पैसा देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर पेमेंट्स। यानी फर्म हमें फैक्टर पेमेंट दे देती है। जैसे मानो मैं किसी फैक्ट्री में काम करूं, तो मैं उन्हें अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, वो मुझे वेजेस देंगे, ऑलराइट। और फर्म बनाती है गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म अपने गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर हमें बेचती है, और हम उसके बदले में उन्हें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे करते हैं, यानी हम उन्हें अपना खर्चा देते हैं। तो जो ये गुड्स एंड सर्विसेज हैं और ये जो फैक्टर सर्विसेज हैं बेटे, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है रियल फ्लो। इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, रियल फ्लो। रियल फ्लो क्यों कहा जाता है सर इसे? बेटा इसे रियल फ्लो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर दोनों लोगों के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज ट्रैवल कर रही है। दोनों के बीच में कौन ट्रैवल कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज ट्रैवल कर रही है। और जबकि जो बाकी आउटर वाला जो स्केल है, जो मतलब मैं आपको इसे मार्क कर देता हूं, जो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, ये एक्चुअली में आपको क्या दर्शाता है, ये जो ब्लू वाली मार्किंग है, ये दर्शाती है आपको इनकम का फ्लो, मनी का फ्लो। तो बाहर वाला सर्कल है मनी फ्लो, अंदर वाला सर्कल है रियल फ्लो। यही 2 सेक्टर मॉडल में है। इसमें हम क्लोज्ड इकोनॉमी मान रहे हैं, मान के चल रहे हैं, एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है। इसमें हमने गवर्नमेंट को भी नहीं माना। वैसे गवर्नमेंट को ना मानना एक पाप है, ऐसी तो कोई देश होगा नहीं जहां गवर्नमेंट ना हो, पर फिर भी 2 सेक्टर समझाने के लिए हमने गवर्नमेंट को नहीं माना। इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे आने के बाद आप चेंज नहीं चाहते, जहां पे आने के बाद आप रुक जाना चाहते हो, मतलब भागते भागते आप थम जाना चाहते हो, वहां पे बेस्ट लेवल है। जैसे मैं कई बार एक क्लास में बोलता हूँ कि मानो पेपर हुए और मार्क्स आए, आप फर्स्ट आ गए क्लास में, आपके हाईएस्ट मार्क्स है, तो क्या आप चाहोगे कि कोई आके ये बोले कि पेपर लीक हो गया था, पेपर दोबारा कराओ? कभी भी नहीं चाहोगे। आप उस लेवल पे आके रुक जाना चाहोगे, थम जाना चाहोगे, आप बेस्ट लेवल पे हो। इसी तरीके से आप किसी भी तरीके, चाहे आप कंज्यूमर हो, चाहे आप प्रोड्यूसर हो, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप इकोनॉमी हो, पर अगर आप इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे तो वहां पे आप आके चेंज नहीं चाहेंगे। वो बेस्ट लेवल होता है जहां पे आप पहुंच सकते हैं, मतलब आप अपने बेस्ट वर्जन पे होते हो वहां पे, ठीक है। मतलब ऐसे कहा जा सकता है कि जहां पे आउटपुट डिमांडेड उतनी ही है जितनी आउटपुट एक्सपेक्टेड थी, एग्जैक्टली इक्वल टू जितना प्रोड्यूस किया था, जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि बिकेगा उतना हमने बनाया और उतना ही सच में डिमांड हुआ। तो व्हेन डिमांड, एक्चुअल डिमांड इज इक्वल टू एक्चुअल प्रोडक्शन, तो उसे हम इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। An economy can be said to be in equilibrium when the production plans of the firm and the expenditure plans of the household match each other.
मतलब जहाँ पे इन दोनों के प्लान मैच कर जाते हैं, जहाँ पे इन दोनों के प्लान आपस में मैच कर जाते हैं। फिर वो 2 सेक्टर मॉडल के बारे में बात कर रहा है। देखो बेटे 2 सेक्टर मॉडल में कब आता है बेटे ADAS क्या होता है, पहले मैं आपको ज़रा ये बता दूं। एग्रीगेट डिमांड का वैसे मतलब होता है C+I+G+X-M, ये 4 सेक्टर मॉडल में है। इसका मतलब होता है कंजम्पशन बाय प्राइवेट पीपल, इन्वेस्टमेंट बाय ऑल, मतलब बेसिकली यहाँ पे प्राइवेट आ जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी कंजम्पशन अलग दिखा दी जाती है, और ये आ जाता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात होती है। एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या आ जाता है, प्राइवेट फंड कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट की कंजम्पशन, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। पर अगर मैं कहूँ कि खाली 2 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी है तो खाली ये दोनों आएंगे, क्योंकि ये तो 3 सेक्टर में आएगा, ये तो 4 सेक्टर में आएगा, इन दोनों को हटा दो। तो ये 2 सेक्टर मॉडल में C+I आता है खाली। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम एग्रीगेट डिमांड को इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई रख लेते हैं, यानी एग्रीगेट डिमांड को इक्वल टू नेशनल इनकम रख लेते हैं, तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो इक्विलिब्रियम कब आता है, जब AD और AS बराबर होते हैं। ठीक है जी। और एक बात समझना इसी के साथ साथ कि जो C होता है वो होता है C'+BY। इसका मतलब होता है ऑटोनमस कंजम्पशन। ऑटोनमस कंजम्पशन कहने का मतलब होता है ये वो कंजम्पशन है जो होगी ही होगी, ये वो कंजम्पशन है जो होनी ही होनी है। ऑटोनमस कंजम्पशन कौन सी होती है, जो होनी ही होनी है चाहे हमारी इनकम ना भी हो। और B का मतलब होता है MPC और Y का मतलब होता है इनकम। तो ये वो वाली कंजम्पशन है जो इनकम ड्रिवन है, मतलब ये वो वाली कंजम्पशन है जो इनकम के ऊपर बेस्ड है, ये वाली कंजम्पशन। और ये वो है जो होनी ही होनी है चाहे हमारी इनकम हो या ना हो। और इन दोनों को ऐड करके हमारे पास टोटल कंजम्पशन आ जाती है। तो बेटा टोटल कंजम्पशन कितनी आ जाती है, C'+BY। टोटल कंजम्पशन कितनी आ जाती है, C'+BY। क्या आपको मेरी बातें समझ आ गई बेटा, मैंने क्या कहा, टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू C'+BY। तो अब एक बात समझिएगा, जब हम बोलते हैं AD और AS बराबर होंगे तो हम ये बोलते हैं C+I इज इक्वल टू C+S होंगे। तो उस लेवल पे आने के बाद I और S भी इक्वल हो सकते हैं। ये एक इंटरप्रिटेशन है कि जहां पे AD AS इक्वल होंगे वहां इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी इक्वल होंगे। दूसरी इंटरप्रिटेशन, अगर हम बोलें AD इक्वल टू AS है, अगर हम बोलें C+BY, देखो C'+BY प्लस I इज इक्वल टू Y। क्यों भाई, क्योंकि AD में का मतलब होता है C+I और C का मतलब होता है C'+BY प्लस I मतलब इन्वेस्टमेंट। तो आप ये भी कह सकते हो कि C'+BY प्लस I इक्वल टू Y। तो इसमें Y की वैल्यू डिराइव होती है इस इक्वेशन की हेल्प से। और ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ये ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ये सरकारी इन्वेस्टमेंट होती हैं जो चेंज नहीं होती। यानी हम जो इन्वेस्टमेंट्स मानते हैं वो इंड्यूस्ड नहीं होती। इंड्यूस्ड और ऑटोनमस में क्या अंतर है वो मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा। मैं भी बस एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि AD क्या होता है, AS क्या होता है, अभी इनके बारे में क्वेश्चंस भी करा दूंगा। तो ये लिखा जाता है AD का मतलब है C+I, और यहाँ पे I जो होती है वो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए इसे कांस्टेंट कहा जाता है, क्योंकि हम खाली गवर्नमेंट वाली इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं, प्राइवेट वाली इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे होते यहाँ पे। कंजम्पशन फंक्शन किसे कहते हैं बेटा, किसी भी चीज का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का मतलब होता है कि आप एक तरफ उसे लिखते हो और दूसरी तरफ लिखते हो कि किन किन फैक्टर से वो इफेक्ट होता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कंजम्पशन किन फैक्टर से इफेक्ट होता है, तो आप बोलोगे कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। आप क्या बोलोगे, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, क्योंकि कंजम्पशन जो है वो इनकम पर निर्भर करता है। इसी तरीके से इनफैक्ट सेविंग इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ इनकम। तो ये कंजम्पशन फंक्शन है, ये सेविंग फंक्शन है। कंजम्पशन फंक्शन मतलब C इज इक्वल टू FY, यानी कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ऐसे ही सेविंग इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ इनकम। वैसे सही कहूं तो ऐसे कह सकता हूं कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, क्योंकि पूरी इनकम तो आप खर्च नहीं कर सकते, इनकम में से टैक्स भी तो दोगे। तो केन्स भाई ने ये कह दिया था देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम। भाई ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे हम ज्यादा कमाएंगे हमारे खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन इंक्रीजेज लेस देन प्रोपोर्शनेट। मतलब जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके खर्चे उतनी तेजी से नहीं बढ़ते। मानो अगर आपकी इनकम डबल हो गई तो आपके खर्चे डबल नहीं होंगे बेटे, तभी तो अमीर लोग ज्यादा सेव कर पाते हैं। और ऐसे ही कहा जाता है कि सेविंग इंक्रीजेज मोर देन प्रोपोर्शनेट। मतलब अगर आपकी इनकम डबल होगी, 4 गुना होगी, 10 गुना होगी, तो कंजम्पशन धीरे बढ़ रही होगी, इसका मतलब सेविंग तेज बढ़ रही होगी। भाई एक बात बताओ, आप अपनी इनकम में से 2 काम करते हो, कंजम्पशन या सेविंग। अगर मैं कह रहा हूं इनकम बढ़ने पे कंजम्पशन धीमे बढ़ती है, धीमे, तो इसका मतलब इनकम बढ़ने पे सेविंग तेज बढ़ती है। इसका मतलब इनकम बढ़ने पे सेविंग्स तेज बढ़ती है। ये सारी बातें लिखी भी हुई हैं, मैंने शॉर्ट में कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट नोट्स लगे, जिसे मैं C इज इक्वल टू C'+BY कह रहा था, उसी को A+BY भी कहा जाता है, A+BY भी कहा जाता है।
और ए और सी डैश एक ही बात है, इसका मतलब होता है ऑटोनमस कंजम्पशन, ऐसी कंजम्पशन जो हो के रहेगी भले ही हमारी इनकम जीरो हो तो भी। देखिए बेटे, ये बेसिकली क्या बताया जा रहा है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, लेकिन इतनी कंजम्पशन तो हो के रहेगी चाहे हमारी इनकम ना भी हो, ये ऑटोनमस कंजम्पशन है। इससे नीचे तो हम जा नहीं सकते, इससे नीचे तो हम जा नहीं सकते, लेकिन जैसे जैसे हमारी एमपीसी जितनी हाई होगी उतनी तेज रेट पे कंजम्पशन बढ़ेगी। जैसे एक बात बताओ, अगर किसी की एमपीसी बहुत हाई हो तो उसका जो कर्व है वो ऐसे जाएगा, यानी जितना ज्यादा बी बड़ा होगा उतनी तेजी से कंजम्पशन ऊपर भागेगी, यानी क्योंकि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। क्योंकि हमें एक बात पता है, कंजम्पशन इज इक्वल टू सी डैश प्लस बी वाई बोलो या सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई बोलो, दोनों एक ही बात है। तो इट इज डिपेंडेंट ऑन इनकम, इट इज डिपेंडेंट ऑन इनकम, कंजम्पशन इज डिपेंडेंट ऑन इनकम, बाकी सब तो कॉन्स्टेंट्स हैं। क्योंकि अब वो बोलता है एमपीसी क्या होता है, एपीसी क्या होता है, इनके लिए ना डिफरेंस पढ़ लेते हैं। देखो बेटे, एक्चुअली में क्या होता है, एपीसी का मतलब होता है कंजम्पशन बाय इनकम की रेशियो, एमपीसी का मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम की रेशियो। ऑल राइट, बोलो इतनी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा। तो मेनली तो ये इन दोनों की रेशियोज पे ही बेस्ड कहानी है। ऑल राइट, ऐसे ही सेविंग फंक्शन किसे कहते हैं बेटा, सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। मैं अगर इन दोनों का चित्र बना के आपको दिखाऊं तो ध्यान से देखना, ये हो गया कंजम्पशन के लिए और ये हो गया सेविंग के लिए। अब जरा ध्यान से समझना बाबू, अच्छे से समझना। सर ये नीचे क्यों जा रहा है बेटा, क्योंकि सेविंग नीचे भी जाती है। अब सुनो, कंजम्पशन जितनी ऊपर से स्टार्ट हुई होती है, कंजम्पशन जितनी ऊपर से स्टार्ट हुई होती है, जितनी ऊपर से, जैसे जितनी ऊपर से स्टार्ट हुई होगी उसे हम सी डैश बोल सकते हैं, ये लेवल सी डैश है, उतनी ही नीचे से सेविंग स्टार्ट होती है, उतनी ही नीचे से। समझ गए आप मेरी बात। कंजम्पशन का मतलब होता है सी डैश प्लस बी वाई, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, सी डैश प्लस बी वाई। अब एक बात बताओ, मैं डिराइव कराऊंगा, मैं रटवाऊंगा नहीं, सुनो। हमें एक बात पता है कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो अगर y माइनस सी करोगे तो s आएगा, यानी y माइनस सी डैश प्लस बी वाई इज इक्वल टू एस। सो y माइनस सी डैश माइनस बी वाई इज इक्वल टू एस, तो माइनस सी डैश प्लस y माइनस बी वाई इक्वल टू एस, तो माइनस सी डैश प्लस, बेटा अगर y कॉमन ले लूं तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू एस। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, ये तो हो गया ऑटोनमस कंजम्पशन, और 1 माइनस बी का मतलब क्या है, 1 माइनस बी का मतलब होता है एमपीएस। बेटा बी का मतलब होता है एमपीसी और 1 माइनस बी का मतलब होता है एमपीएस। समझ गए आप मेरी बात। तो ये मैं इधर आपको एक चीज और समझा देता हूं, जहां पे सेविंग जीरो होगी उस लेवल पे इनकम और कंजम्पशन मीट कर जाते होंगे। जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल होंगे उस लेवल पे सेविंग जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि अगर आपकी इनकम और कंजम्पशन बराबर है तो आप कुछ भी सेव नहीं कर रहे, इसका मतलब तब सेविंग जीरो होगी। अच्छा, और एक बात समझना, उससे पहले वाले लेवल पे डिस सेविंग्स हो रही होंगी, ये नेगेटिव सेविंग्स की जोन है। ये किसकी जोन है बेटा, जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क करी है वो नेगेटिव सेविंग्स की जोन है। ऑल राइट, इसके बाद पॉजिटिव सेविंग्स है, पॉजिटिव सेविंग्स हो रही होंगी इसके बाद, यानी ये देख रहे हो आप, सेविंग्स पॉजिटिव हो जाता है। आई होप कि ये समझ आ गया। सेविंग कर्व कहां से स्टार्ट होता है, बिलो दी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एस ऑन दी वाई एक्सिस इंडिकेटिंग देयर इज नेगेटिव सेविंग्स, ये सब बताया जा रहा है। एपीसी, ओहो एपीएस होना चाहिए था, एपीएस एमपीएस, बेटा इसे चेंज कर लीजिएगा, एपीएस एमपीएस। बेटा एपीएस क्या होता है, सेविंग बाय इनकम, और एमपीएस क्या होता है, चेंज इन सेविंग बाय चेंज इन इनकम। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये याद है आपको एपीसी प्लस एपीएस ऐड करके 1 आता है, और ये भी याद है कि एमपीसी प्लस एमपीएस ऐड करके 1 आता है। इसका मतलब होता है कंजम्पशन बाय इनकम, इसका मतलब होता है सेविंग बाय इनकम 1 होता है, यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग बाय इनकम 1 होता है, यानी इनकम बाय इनकम भी 1 होता है। तो ये दोनों कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आता है एमपीसी, एमपीसी चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग बाय चेंज इन इनकम।
तो इसका मतलब हो गया चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इनकम कट के 1 आ जाएगा। मेरी बातें आपको समझ आ गई डिराइव कैसे होता है। तो एमपीसी एपीसी प्लस एपीएस 1 होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस भी 1 होता है। फिर आ जाता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। बेटे एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट किस किस पे डिपेंड करती है? इन्वेस्टमेंट वैसे तो एमईआई वगैरह पे डिपेंड करती है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी। और इन्वेस्टमेंट होती कितनी तरह की है बेटे? इन्वेस्टमेंट होती है 2 तरह की, एक होती है इंड्यूस्ड, एक होती है ऑटोनोमस। इंड्यूस्ड कौन सी होती है जरा समझना। इंड्यूस्ड वो होती है जो हम लोग करते हैं, प्राइवेट लोग, जो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी उतनी ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन कर्व। ये गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि आप जैसे अब गवर्नमेंट ने विचार कर लिया तो अब वो इन्वेस्टमेंट करेगी ही करेगी, चाहे उसकी इनकम हाई हो चाहे उसकी इनकम लो हो। यानी ये हम जो करते हैं वो प्रॉफिट ड्रिवन होती है, गवर्नमेंट जो करती है वो वेलफेयर ड्रिवन होती है। ये प्राइवेट लोगों द्वारा होती है और ये गवर्नमेंट द्वारा होती है, ऐसे समझ लेना। ये इनकम इलास्टिक होती है, ये अनअफेक्टेड बाय चेंज इन इनकम होती है। इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, इट इज अ पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर्व। ये प्राइवेट सेक्टर करता है, ये गवर्नमेंट सेक्टर करता है। बोलो मेरी बातें आपको समझ आ गई? अब वो कहता है 2 सेक्टर मॉडल को आप समझाओ जरा, इकोनॉमी में इनकम डिटर्मिनेशन कैसी है। ये देखो, मैंने भी अभी आपसे क्या क्या बातें की थी। मैंने कहा कि जब एडी एएस के बराबर होगा, कौन कौन, जब एडी एएस के बराबर होगा तो एक्चुअली में सी प्लस एस सी प्लस आई के बराबर होगा बेटे। सी प्लस आई सी प्लस एस के बराबर होगा। तो सी से सी कट जाएगा तो आई और एस बराबर होगा। यानी मैं 2 तरीके से बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना। जब इन्वेस्टमेंट और सेविंग मीट करेगा, जब इन्वेस्टमेंट और सेविंग मीट करेगा तब भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और जब ए एस और ए डी मीट करेगा तो भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो 2 तरीके से इक्विलिब्रियम आ सकता है। बताओ कौन कौन से 2 तरीके से? जब ए डी ए एस मीट करेगा या जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट मीट करेगा। तो देखो इसे डायग्रामेटिकली समझो बेटे, गहराई से समझना है। इस चित्र में क्या लिखा है? इस चित्र में ये बता रहे हैं कि ये तो इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट कौन सी वाली लेते हैं बेटे हम? मैंने आपको बताया ना, हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लेते हैं, सरकार वाली इन्वेस्टमेंट होती है। और ये सेविंग है, एस मतलब सेविंग्स। तो जहां पे सेविंग्स और ये मिल रहे हैं वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अच्छा एक बात बताओ, जब सेविंग 0 होती है तो वहां पे कंजम्पशन और इनकम मीट करते हैं। सी प्लस एस का जो कर्व है उसी को वाई या उसी को एग्रीगेट सप्लाई कहा जाता है, उसी को 45 डिग्री लाइन भी कहा जाता है। जहां पे सी प्लस एस कर्व मीट करते हैं उसी को वाई यानी नेशनल इनकम, उसी को एग्रीगेट सप्लाई, उसी को 45 डिग्री लाइन कहा जाता है। ध्यान से समझना। और ये कंजम्पशन है, कंजम्पशन में सी प्लस आई कर दोगे तो वो एडी हो जाएगा। भाई कंजम्पशन में जब आप इन्वेस्टमेंट ऐड कर दोगे तो वो सी प्लस आई हो जाएगा और ये सी प्लस एस हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, जहां पे कंजम्पशन और इनकम मीट कर रहे थे वो ब्रेक इवन पॉइंट था। ये वाला पॉइंट कौन सा था? ब्रेक इवन पॉइंट। यहां पे देखो सेविंग 0 है, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। फिर जहां एडी और एएस मीट करते हैं वो इक्विलिब्रियम है, ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम है जहां एडी और एएस मीट करते हैं। ठीक है, फिर अब तो उसके ऊपर की बात चली गई, फिर तो पॉजिटिव सेविंग्स की बात हो गई। यानी आप यूं कहोगे कि इससे पहले तो नेगेटिव सेविंग्स का जोन था, इसके बाद पॉजिटिव सेविंग्स का जोन है। ऑलराइट, तो इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहा जाता है जहां एडी एएस मीट करते हैं या सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट्स मीट करते हैं। इसी की कहानी पूरी समझाई हुई है बेटा यहाँ पे हमने। फिर एक डायग्राम भी, एक टेबल भी बना के दिखाया है कि जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं इक्विलिब्रियम आ जाता है। वहां कौन आ जाता है? इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। बेटा अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, इसको बहुत बड़ी डेरिवेशन हमने क्लास में करी हुई है। इनफैक्ट आगे चल के चैप्टर नंबर 3 में भी हम मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है? जैसे अगर एक देश में 1000 करोड़ की इनकम आ जाए तो वो 1000 करोड़ की इनकम में मान लो लोगों का एमपीसी है 0.8, तो लोग अपने पास 200 सेव कर लेंगे, 800 को खर्च कर देंगे, 800 किसी और की इनकम बन जाएगा। फिर 800 में से 160 सेव कर लेंगे, 640 खर्च कर देंगे, वो किसी और की इनकम बन जाएगा। फिर 128 सेव कर लेंगे तो 512 रुपए किसी और की इनकम बन जाएगा। यानी ये इनकम चलती चली जाएगी। यानी आप ऐसे कहो कि इसे ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी कहा जाता है कि अगर एक बार इकोनॉमी में पैसा आ गया तो वो घूम घूम के कई बार बन जाता है। यानी वो पैसा रुकता नहीं है, वो पैसा आगे चलता रहता है। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो मल्टीप्लायर क्या होता है? जिसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं, वो केन्स भाई ने बताया था
कि वो होता है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसे 1/MPS भी बोल देते हैं, इसे 1/1 - MPC भी बोल देते हैं। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले मल्टीप्लायर के हैं, इसे टाइम्स में निकाला जाता है, यानी इतने गुना। मानो इसका आंसर आया 5, तो हम कहेंगे 5 टाइम्स। क्या बोलेंगे बेटा हम? 5 टाइम्स। बोलो, बात समझ आई आपको? तो इसे 5 टाइम्स कह देंगे, या जैसे इसका आंसर आ रखा है 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स कह देंगे, यानी इतनी बार इनकम घूमेगी। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको समझ आ गए बच्चे कि नहीं? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इन्फिनिटी हो सकती है जब MPC 1 हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू 0 भी हो सकती है जब मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है जब MPC की वैल्यू 0 होगी। फिर वर्किंग समझा रखी है 90% लेके। अब इस डायग्रामेटिकली समझ लो। वर्किंग वगैरह तो क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस हो रखी है, डायग्राम भी हो रखी है, पर मैं एक बार डायग्राम बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है रिवीजन में मैं डायग्राम बता दूँ, थ्योरी तो समझ ही लोगे। कई बच्चे जिनके पास कोचिंग नहीं है, जिन्होंने खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें डायग्राम में ज़्यादा दिक्कत आती है, तो मैं डायग्राम समझाने चाहूँगा। सुनना, ऐसे समझो। अगर मैं यूं कहूं, ये हमारी पहले की इन्वेस्टमेंट थी और ये हमारी पहले की सेविंग्स थी, ये हमारा पुराना इक्विलिब्रियम था। अब देश में नई, मान लो कि देश में नई इनकम आ गई है, सॉरी नई इन्वेस्टमेंट आ गई है। तो जब इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाएगी तो ये ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा, तो I प्लस डेल्टा I आ गई, तो ये नया इक्विलिब्रियम हो गया। ये क्या हो गया? नया इक्विलिब्रियम। तो देख रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट जितनी ऐड हुई थी, अगर आप ध्यान से देखो तो इनकम उससे ज्यादा बढ़ी है। मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, मैं अगर आपको कहूं कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा चेंज इन इनकम हुई है, तो इनकम थोड़ी ज्यादा चेंज हो रही है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट। ये मल्टीप्लायर का इफेक्ट है। मान लो अगर इन्वेस्टमेंट चेंज हुई है 1000, तो इनकम चेंज हो रही है 3000, तो इसका मतलब वो 3 गुना मल्टीप्लायर है। इसी बात को ऊपर डायग्राम में भी समझाया जा सकता है। देखिए रे, अगर मैं यूं कहूं कि ये है एग्रीगेट सप्लाई का कर्व C प्लस S का कर्व, और ये है एग्रीगेट डिमांड का कर्व, ये है C प्लस I का कर्व। अगर मैं आपको यूं कहूं कि ये दोनों इक्विलिब्रियम मतलब मैच कर रहे हैं, मान लो, तो जब अगर हम ये कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो अगली बार क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट इधर बढ़ जाएगी बेटे। अब C प्लस I प्लस डेल्टा I आ गई, मतलब C प्लस I जो AD होता है उसमें इन्वेस्टमेंट और बढ़ गई, तो मैं यूं कहूंगा कि न्यू AD हो गया, न्यू एग्रीगेट डिमांड हायर हो गई। तो मान के चलो कि ये नई एग्रीगेट डिमांड है, तो ये पॉइंट बन गया। अब इस पॉइंट के बन जाने की वजह से ये जो देखो, इतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है और इतनी इनकम चेंज हुई है, तो फिर से मैं एक ही बात बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट जितनी बड़ी है इनकम उससे ज्यादा बड़ी है। मैं रिपीट करता हूं, इन्वेस्टमेंट जितनी बड़ी है इनकम उससे ज्यादा बड़ी है। मेरी बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा? अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ी है मान लो 20 रुपए, तो इनकम बढ़ गई है 300 रुपए या 400 रुपए, कई गुना बढ़ गई है। क्या आपको मल्टीप्लायर का इफेक्ट समझ आ रहा है कि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इनकम उससे ज्यादा बढ़ जाती है कॉरेस्पॉन्डिंगली? मैं आशा करता हूं कि ये चित्र आपको समझ आ गए। अब ये देखो, यही बात इन्होंने समझाई है कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो इनकम कितनी सारी बढ़ गई। इनकम ज्यादा, देखो इनकम बढ़ी है इतनी, ये चेंज इन इनकम है, और ये इतना पोर्शन है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो हम ये कह सकते हैं चेंज इन इनकम इज ग्रेटर देन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ऐसा ही दोनों डायग्रामों में दिखाया जा रहा है। अब बेटा 3 सेक्टर मॉडल आ गया। मैंने 3 सेक्टर मॉडल वो समझा नहीं रहा हूं पूरा, वो आप अपने नोट से पढ़ेंगे। मैं उसके खाली जो डायग्रामेटिक डेवलपमेंट है वो सिखा रहा हूं खाली, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, अब क्या होता है? अब बेसिकली 3 सेक्टर में क्या होता है, जैसे पहले AD और AS इक्वल होते थे। पहले AD का मतलब होता था C प्लस I, AS का मतलब होता था C प्लस S, जब तक 2 सेक्टर था। अब 3 सेक्टर में क्या होगा? सरकार आ जाएगी, यानी गवर्नमेंट आ जाएगी। अब गवर्नमेंट के आने से क्या होगा? AD में भी कुछ ऐड होगा और इधर बेटा आपके पास AS में भी कुछ ऐड होगा। क्या क्या ऐड होगा सर जी, क्या सब्ट्रैक्ट होगा ये बताओ बेटा। पहली मुख्य बात तो ये कि जो C प्लस I था उसमें गवर्नमेंट की भी डिमांड अब ऐड हो जाएगी,
पहले ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये इन्वेस्टमेंट डिमांड है, ये गवर्नमेंट की भी डिमांड होगी बेटा, गवर्नमेंट आएगी तो गवर्नमेंट भी तो कोई डिमांड करेगी। अब वैसे ही जो इनकम है, जैसे ये हम मान लेते थे एएस क्या होता है, एग्रीगेट इनकम होती है बेटा देश की, तो उसमें जो टैक्स जा रहा है वो भी तो जाएगा, एक तरीके से वो भी लीकेज मानते हैं हम, जैसे सेविंग को लीकेज मानते हैं वैसे टैक्स को भी लीकेज मान लिया जाता है, क्योंकि उतने पैसे से हमारी कंजम्पशन कम हो रही होगी। तो अब बेसिकली क्या हुआ, जहां पहले C प्लस आई होता था और C प्लस एस होता था, वहां C प्लस आई प्लस जी और C प्लस एस प्लस टी, यानी AD में G ऐड हो जाएगा और AS में T ऐड हो जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, इधर पहले नीचे देखो, पहले इन्वेस्टमेंट दिखाते थे, अब इन्वेस्टमेंट के साथ हम G भी ऐड कर देंगे, यानी गवर्नमेंट की डिमांड भी ऐड कर देंगे। तो इक्विलिब्रियम जो पुराना था उससे ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो सेविंग का कर्व है वो भी पहले बेटे देखो याद करो, पहले सेविंग का कर्व ऐसे आ रहा था, है ना, अब सेविंग का कर्व नीचे से निकल कर आ रहा है, ऐसे और निकल कर आ रहा है और गहरा होकर आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो सेविंग का कर्व हटाना पड़ेगा वैसे मैं समझाने के लिए, पर अब ज्यादा गहराई से आ रहा है, तो अब ये S प्लस टी बन गया है, यानी अब ये वाला इक्विलिब्रियम बन गया, पहले ये हुआ करता था अब ये हो गया इक्विलिब्रियम। इसी प्रकार जब ऊपर आ जाओगे तो पहले कंजम्पशन, फिर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट देखते थे, अब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट डिमांड देखते हैं, और अब नेशनल इनकम में क्या क्या देखते हैं, C प्लस एस प्लस टी, मतलब 3 सेक्टर आने से एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट भी ऐड हो गई है। तो गवर्नमेंट ऐड होने से क्या हो गया, दोबारा बोलो, जहां पहले हम C प्लस आई देखते थे और C प्लस एस देखते थे, वहां I के साथ गवर्नमेंट डिमांड ऐड हो गई है और S के साथ T ऐड हो गया, यानी I के साथ G ऐड हो गया और S के साथ T ऐड हो गया। तो देखो क्या किया, S के साथ T ऐड हो गया और I के साथ G ऐड हो गया, यानी यहाँ पे C प्लस आई प्लस J हो गया, और जो नेशनल इनकम है उसमें भी C प्लस एस प्लस टी हो गया, C प्लस एस प्लस टी हो गया। और ये इक्विलिब्रियम पुराना था, अब ये नया इक्विलिब्रियम है। मैं आशा करता हूं कि कुछ हद तक आप इससे कंसेप्ट क्लैरिटी डेवलप कर सकते हैं 3 सेक्टर मॉडल के लिए। ऐसे ही बेटे 4 सेक्टर मॉडल भी है। जब हम बात करते हैं 4 सेक्टर मॉडल की तो क्या ऐड हो जाएगा, तो फॉरेन सेक्टर भी ऐड हो जाएगा। क्या कौन ऐड हो जाएगा, फॉरेन सेक्टर। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे बेटे एक बात बताओ, पहले हम बोलते थे, ध्यान देना, AD इक्वल टू AS बोलते थे, याद आया, तो उसमें हम क्या लिखते थे, पहले लिखते थे C प्लस आई इज इक्वल टू C प्लस एस, फिर हमने इसी में I के अंदर ही G ऐड किया और S के अंदर ही T ऐड किया, याद आया आपको, याद है आपको। अब आप क्या करेंगे, AD में ही X माइनस M भी ऐड कर देंगे, यानी अब नया क्या हुआ है बेटे, नया X माइनस M ऐड हो गया बेटे, X माइनस M मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया बाबू, जैसे AD इक्वल टू AS है, उसमें C प्लस आई प्लस G X माइनस M, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एग्रीगेट डिमांड बन गया और यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई बन गया। लेफ्ट हैंड साइड पे एग्रीगेट डिमांड, अब एग्रीगेट सप्लाई, तो देखो क्या हुआ, ये तो C प्लस एस प्लस टी ही रहा एग्रीगेट सप्लाई यानी नेशनल इनकम, और ये बन गया C प्लस आई प्लस G प्लस X माइनस M। अब ये इक्विलिब्रियम बन गया नया, बोलिए समझे। लेकिन नीचे जहां पे हमें दिखाना होता है ना बेटे S और I के बारे में, जब हम जैसे C से C काट देंगे तो हम यहां पे क्या करते थे, I प्लस G प्लस X इधर ऐड कर देते हैं, M माइनस करने की जगह उधर ले जाते हैं, यानी इंपोर्ट को इधर ले जाते हैं, इंपोर्ट को लीकेज मान लेते हैं, क्योंकि इंपोर्ट को क्या मान लेते हैं बेटे, लीकेज। M किसे रिप्रेजेंट करता है, इंपोर्ट हमारी एक लीकेज है, तो उसे यहां माइनस करने की जगह हम उठा के उधर ले गए। तो यहां वाले डायग्राम में आपको क्या दिखाई देगा, ये प्लस होना चाहिए, मॉड्यूल में गलत डायग्राम है। I प्लस जी प्लस एक्स, ये बात समझ आई, I प्लस जी प्लस एक्स समझ आया, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट डिमांड प्लस एक्सपोर्ट्स, क्योंकि जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं वो भी तो हमारी डिमांड है, हमारे गुड्स की डिमांड है, और सेविंग प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट, तो ये वाला डायग्राम आएगा। यानी इनमें थोड़ा अंतर है, ध्यान रखिएगा। यहां पे इंपोर्ट इस तरफ माइनस करके दिखाते हैं AD में, लेकिन जब सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से दिखाते हैं तो M को उठा के उधर ले जाते हैं, यानी इधर प्लस करके दिखाते हैं। बोलिए बातें क्लियर है। और ये डायग्राम जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपके मॉड्यूल के डायग्राम है, ये मेरे डायग्राम नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये आपको एग्जाम में बना के आने अगर आएंगे एग्जाम में। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई, मैंने क्या कहा कि आपको 4 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी भी समझ आ गया अच्छे से। बोलिए यस और नो। तो यही डायग्राम इधर हमने पूरा बना दिया।
देखो पहले कंजम्पशन थी, फिर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट थी, और फिर C प्लस I प्लस G था। अब अगर x माइनस एम में अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो तो ये नीचे भी आ जाएगा बेटा। x माइनस एम जब आप करोगे, इमेजिन करो अगर इंपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि C प्लस I प्लस G में जितना एक्सपोर्ट ऐड नहीं हुआ उससे ज़्यादा इंपोर्ट माइनस हो गया। अगर इंपोर्ट माइनस हो गया तो ये C प्लस I प्लस G से भी कम फिगर आ जाएगी। मानो ये दोनों माइनस होकर माइनस 200 हो रहा है, तो यानी C प्लस I प्लस G माइनस 200 हो जाएगा, तो C प्लस I प्लस G से भी नीचे आ जाएंगे। तो ये डायग्राम कब शो हो रहा है, ये वाला डायग्राम आपको ये दिखा रहा है इफ इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट। ये डायग्राम आपको ये बता रहा है इफ इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स, सो x माइनस एम जो नेट एक्सपोर्ट होगा विल बी नेगेटिव, वो नेगेटिव आएगा बेटा। नेट एक्सपोर्ट्स कैसा आएगा बाबू, नेगेटिव आएगा, और उसके नेगेटिव आने की वजह से नीचे आ जाएगा, तब ये डायग्राम नीचे आ गया। यानी पहले इस इक्विलिब्रियम पे था, उल्टा इस इक्विलिब्रियम पे आ गया। ये आपको क्या दिखा रहा है, अगर हमारी इंपोर्ट ज्यादा है, जैसे इंडिया की करंट सिचुएशन है, इंडिया की करंट सिचुएशन यही है कि हमारी इंपोर्ट ज्यादा है तो नीचे आ जाएंगे हम, हमारा इक्विलिब्रियम ऊपर जाने की जगह नीचे आ जाएगा। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई, मैंने क्या कहा। तो मुझे उम्मीद है कि काफी हद तक आपको ये टॉपिक समझ आ गया है, कोई दिक्कतें नहीं है। मैं इसके 2-4 फॉर्मूलाज आपको लिख के दिखा दूं जरा। अगर एक तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता ही दिया। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल टू 1 बाय MPS 1 बाय 1 माइनस MPC, और चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। दूसरा फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है वो है कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने वाला AD इक्वल टू AS वाला। AD का मतलब होता है C प्लस I, और S का मतलब होता है आप लिख सकते हो नेशनल इनकम अगर इक्विलिब्रियम बोलता है तो, और C का मतलब होता है C डैश प्लस BY प्लस I इज इक्वल टू Y। इसको सॉल्व करके आपके पास नेशनल इनकम डिराइव हो जाती है इस इक्वेशन की मदद से। तीसरा आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई आपसे कंजम्पशन फंक्शन पूछता है तो आप ऐसे लिख सकते हो C डैश प्लस BY। अगर कोई आपसे सेविंग्स पूछता है, सेविंग्स की बात होती है, तो माइनस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस B इंटू वाई, ऐसे भी कहा जाता है। और B का मतलब होता है MPC, और 1 माइनस B का मतलब होता है MPS, और MPC का मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। MPS का मतलब होता है चेंज इन सेविंग बाय चेंज इन इनकम। APC का मतलब होता है कंजम्पशन बाय इनकम, और APS का मतलब होता है सेविंग बाय इनकम। मैं आशा करूं कि ये सारी की सारी बातें आपको याद आ रही हैं।